आज का हमारा टॉपिक बेसिकली कार्डियक आउटपुट इक्वेशन से रिलेटेड है। उसमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच बीट। मींस के जब भी हार्ट बीट करता है उसमें जितना अमाउंट ऑफ ब्लड या वॉल्यूम ऑफ ब्लड जब वो अपने अंदर से बाहर फेंकता है, मींस लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड आयोटा में फेंकता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम की यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। बेसिकली आपको पता है डायस्टोल क्या होता है? डायस्टोल इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट या रिलैक्सिंग फेस ऑफ हार्ट, और सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल इज बेसिकली कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? जब भी हार्ट रिलैक्स करता है या रिलैक्सिंग फेस के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड या अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट के अंदर बच जाता है, उसके चैम्बर्स में बच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है बेसिकली आपको पता है कंट्रैक्शन फेस या कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? सिस्टोल। सो जब भी आफ्टर कंट्रैक्शन जितना अमाउंट ऑफ ब्लड या वॉल्यूम ऑफ ब्लड हार्ट के चैम्बर्स में बच जाएगा पीछे, उसको हम क्या कहते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस किया हुआ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से, उसमें जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज हम लेते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 लेते हैं, उसमें से हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम लेट सपोज 50 लेते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर 50 ml आएगा। ये जो वैल्यू होगी फिर हमारे पास ये स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, so stroke volume is the difference between and diastolic volume and systolic volume। उसके बाद है ejection fraction। अब ejection fraction क्या होता है? बेसिकली इजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ इंडेक्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मींस इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंडेक्स का मतलब होता है रेशो, मतलब कितनी रेशो से वेंट्रिकल्स या कितनी फोर्स से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ब्लड को अपने अंदर से बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है, हार्ट में से ब्लड को बाहर फेंक रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन। दोबारा सुने, देखें इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? कितनी रेशो से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कितनी फोर्स से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को अपने अंदर से बाहर फेंकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। अब इजेक्शन फ्रैक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिस्टोलिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोलिक वॉल्यूम का हमने क्या कहा था? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो ये हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन कब डिक्रीज होती है? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इजेक्शन फ्रैक्शन कब डिक्रीज होती है? तो जब भी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। क्या होता है हमारे पास? सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, तब हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है? सिस्टोल मैंने आपको क्या बताया था? सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब भी हार्ट कंट्रैक्शन करना, जब हार्ट की कंट्रैक्शन ही फेल हो जाएगी, हार्ट फेलियर हो जाएगा, तो उससे फिर क्या होगा? हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगी। लेकिन इसका जो है ना डायस्टोलिक हार्ट फेलियर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है तो उसमें रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट फेल हो जाती है, तो उससे हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो नॉर्मल रहती है इजेक्शन फ्रैक्शन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में। लेकिन कम कब होती है? जब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना फेल कर देगा, तो फिर क्या होगा? इजेक्शन फ्रैक्शन हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है? बेसिकली कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड आउट फ्रॉम हार्ट इन ईच मिनट। मींस के एक मिनट में आपका हार्ट कितने ब्लड को बाहर निकालता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट अपने अंदर से बाहर निकालता है, उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्यू। अब क्यू का क्या मतलब होता है? क्यू का मतलब होता है परफ्यूजन, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हमारे पास? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। मींस के जितना स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है फिक प्रिंसिपल। फिक प्रिंसिपल क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल या रूल है जिसमें हम जितनी हमारी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम करी होती है या यूज करी होती है हम इसमें पता लगाते हैं। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, मतलब कितनी ऑक्सीजन यूज हुई है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट। ठीक है, आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट क्या मतलब है? मींस के जितनी आर्टरीज में ऑक्सीजन होगी उसको हम माइनस करेंगे जितनी वेन्स में ऑक्सीजन होगी। ठीक है, सिंपली आपने इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपने आर्टीरियल जो ऑक्सीजन होगी उसको वीनस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करना है जितनी वेन्स में होगी। ठीक है, उसको फिर हमने किस पे डिवाइड कर देना है? इस पे, इसको हमने रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन पे डिवाइड कर देना। ठीक है, फिर हमारे पास कार्डियक आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है देखें, इन ईच स्टेजेस ऑफ एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट मेंटेन बाय इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। जब भी बंदा एक्सरसाइज करता है
तो फिर हम एक्सरसाइज जब करते हैं ना, तो एक्सरसाइज में अर्ली स्टेजेस में भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है और लेट स्टेजेस में भी या लेट एक्सरसाइज में भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब बंदा शुरू में एक्सरसाइज करता है, मतलब अर्ली स्टेजेस में ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारे पास हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है, ठीक है, और हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। लेकिन लेट स्टेजेस में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज होगी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पे हार्ट रेट इंक्रीज होगी लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगी हमारे पास। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में लिमिटेड ब्लड होता है। इसकी ये रीजन होती है कि हमारी बॉडी में लिमिटेड ब्लड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्ली स्टेजेस में हमारे पास हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रही होती है और हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। लेकिन लेट स्टेजेस में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ हार्ट रेट इंक्रीज होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम रिमेन सेम रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या, डायस्टोल दैट इज शॉर्टेंड विद द हार्ट रेट। देखें, जब भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है ना, तो डायस्टोल डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू सिस्टोल। डायस्टोल हमारे पास डिक्रीज हो जाता है या डायस्टोल का ड्यूरेशन शॉर्टर हो जाता है एज कंपेयर टू सिस्टोल जब हार्ट रेट इंक्रीज होती है। जिससे क्या होता है, जिससे हमारे पास डायस्टोलिक फिलिंग टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब डायस्टोलिक फिलिंग कम हो जाएगी। और डायस्टोलिक फिलिंग टाइम जब कम होगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रीलोड, मतलब प्रीलोड हमारे पास कम हो जाएगा। प्रीलोड क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। प्रीलोड जब कम होगा तो क्या होगा, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारे पास कम हो जाएगा, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पल्स प्रेशर है। देखें, पल्स प्रेशर क्या होता है, बेसिकली पल्स प्रेशर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मींस पल्स प्रेशर इज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास कितना होता है, 120। 120 में से हम 80 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना पल्स प्रेशर आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 हमारे पास पल्स प्रेशर होता है। बच्चों, पल्स प्रेशर जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो स्टिफनेस पे डिपेंड कर रहा होता है, मसल्स की स्टिफनेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, आर्टीरियल कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का क्या मतलब होता है, एबिलिटी टू स्ट्रेच। कॉम्प्लायंस का क्या मतलब होता है, एबिलिटी टू स्ट्रेच। मीन्स के आपकी आर्टीरियल वेजल्स, आपकी वेजल्स उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो स्ट्रेच हो जाए। जैसे जैसे बंदा ओल्ड एज में जाता है तो उसकी वेजल्स सख्त हो जाती हैं, मतलब उनमें स्टिफनेस आ जाती है। सो आपको पता है कि ओल्ड एज में पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ओल्ड एज में हमारे पास पल्स प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है, इसकी क्या रीजन होती है कि ओल्ड एज में हमारे पास पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी रीजन क्या होती है, जो पल्स प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंप्लायंस के। मींस के जो ओल्ड एज में वेजल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है। फिर इस वजह से ओल्ड एज में कंप्लायंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। और फिर क्या होता है, तब हमारे पास पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ओल्ड एज में, ठीक है। उसके बाद पल्स प्रेशर कौन सी कंडीशंस में इंक्रीज होता है, जब आयोटिक रिगर्जिटेशन होती है, आयोटिक स्टिफनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाई आउटपुट स्टेट या एनीमिक स्टेट होती है, या फिर हाइपरथायराइडिज्म, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी हमारे पास पल्स प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और पल्स प्रेशर डिक्रीज किस में होता है, आयोटिक स्टेनोसिस में होता है, कार्डियोजेनिक शॉक में होता है, और कार्डियक टेम्पोनेट और एडवांस हार्ट रेट। ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास पल्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और जिसमें हमारे पास पल्स प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखें, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। जब हार्ट रेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब भी कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, बंदा शॉक में चला जाता है, ठीक है। मींस के उसमें हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक में पल्स प्रेशर कम हो जाता है। कैसे, देखें, कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, उसकी कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता पर्सन जो है वो शॉक में होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे पल्स प्रेशर भी कम हो जाता है। उसके बाद कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनेट बेसिकली हमारे पास जो हमने पेरिकार्डियम और पैराइटल लेयर के दरमियान जो हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होती है, पेरिकार्डियम लेयर में जो दो लेयर्स होती है, पैराइटल और विसरल लेयर के दरमियान, जो उसके अंदर हमारे पास फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है, ठीक है। उसमें जब फ्लूइड एक्युमुलेट होता है तो हमारे पास उससे हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर पाता, उसकी कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। जब उसकी कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है, जिससे फिर पल्स प्रेशर उस बंदे का कार्डियक टेम्पोनेट में कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है मीन आर्टीरियल प्रेशर का, कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मतलब कि कार्डिक आउटपुट को आपकी वेजल्स में जितनी रेजिस्टेंस होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देखें, मीन आर्टीरियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 80 हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इंटू प्लस 1/3 इंटू 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा वो आ जाएगा, दैट इज 93.33। सो ये आप इसमें से कोई भी जो है ना फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है, उससे हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर की वैल्यू निकल आएगी।